स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। वोटर लिस्ट पर मचा हुआ है दिल्ली में सियासी संग्राम। कौन है सच्चा, कौन झूठा, इस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ बात होगी केजरीवाल की दोहरी चाल, पुजारियों को माल तो इमामों का बुरा हाल। आखिर क्या है इसके पीछे की सियासत, इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बात होगी कि संभल हिंसा पर सियासत हाई है। पीड़ितों से मिल रहा है समाजवादी पार्टी का सब जो डेलीगेशन है वो, लेकिन आखिर क्यों, और इस जो ये मिलन है और ये जो आर्थिक सहायता है, इसके पीछे का एजेंडा क्या है। क्या वोट बैंक की राजनीति है? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। दिल्ली में राजनीतिक घमासान। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह के आरोपों और अवैध बांग्लादेशियों पर भाजपा ने आम आदमी पार्टी को घेरा। भाजपा ने केजरीवाल के पुजारी और गुरुद्वारों में ग्रंथियों को हर महीने वेतन दिए जाने की पर भी ली चुटकी। संभल पर समाजवादी पार्टी की सियासत जारी। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने पहुंचा सांसदों का प्रतिनिधिमंडल। चंदौसी में मिली बावड़ी की 9वें दिन भी खुदाई जारी। अतिक्रमण करने वालों पर होगी कार्रवाई। वहीं संभल हिंसा में आईएसआई और पाकिस्तान कनेक्शन की जांच हुई तेज। पटना में बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी। वहीं जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर पर कल हुए छात्रों के प्रदर्शन को भड़काने और फिर बीच में ही छोड़कर भाग निकलने का आरोप। तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के नेताओं ने भी प्रशांत किशोर को लिया आड़े हाथों। पंजाब में किसानों ने आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ किया बंद का ऐलान। पंजाब में बंद के चलते जनजीवन प्रभावित। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी अस्पताल नहीं भेजे गए किसान नेता डल्लेवाल। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश में है शोक का माहौल। पर ऐसे में राहुल गांधी हैं नए साल की छुट्टियां मनाने विदेश यात्रा पर। राहुल की ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकत पर भाजपा ने उठाए सवाल। और अन्ना यूनिवर्सिटी में यौन उत्पीड़न मामले में तेज हुई न्याय की मांग। पीड़ित छात्रा से मिलेगी राष्ट्रीय महिला आयोग की फैक्ट फाइंडिंग टीम। मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस के रवैये पर उठाए थे सवाल, बनाई एसआईटी। तो दिल्ली की सियासत इस वक्त गर्म है। फर्जी वोटरों पर सियासी संग्राम छाया हुआ है और उसके साथ ही साथ पुजारियों को और ग्रंथियों को वेतन देने का मामला भी सामने आया है। लेकिन सबसे खास बात है कि इमाम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर उन पर चुप्पी क्यों है, ये सारी बातें सामने आ रही हैं। और इस पर हम इस वक्त में बात कर रहे हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। नीचे लाओ यार, क्या दिल्ली में विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दावे कर रहे हैं कि चुनावों से पहले वोटर लिस्ट में बदलाव किए जा रहे हैं। ये बदलाव इस तरह है कि यहां उनके निर्वाचन क्षेत्र नई दिल्ली में भी हजारों मतदाताओं के नाम हटाने और जोड़ने के लिए अर्जियां दी गई हैं, जिससे 12% मतदाता बदल सकते हैं। यह कहना अरविंद केजरीवाल का।
केजरीवाल ने आरोप लगाया कि ये भाजपा का ऑपरेशन कमल है और इसके जरिए वो चुनाव जीतना चाहती हैं। दिलचस्प है कि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा उनकी पत्नी अनीता सिंह का नाम वोटर लिस्ट से कटवाना चाहती है। वहीं बीजेपी ने अब खुलासा किया है कि आप पार्टी से ही जुड़ी 2 महिलाओं के लिए ने इसके लिए आवेदन दिया है। ये उनका पारिवारिक मामला है और अब संजय सिंह ही बताएं कि इन महिलाओं से उनके क्या संबंध है। इसके साथ ही बीजेपी नेताओं ने संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह का एक एफिडेविट भी जारी किया, जिसमें वो खुद को यूपी के सुल्तानपुर का वोटर बता रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि संजय सिंह अपनी पत्नी का नाम फर्जी तरह से जुड़वाना चाह रहे हैं और उनके ही संबंधियों ने इसे कटवाने का आवेदन दिया है। संजय सिंह अपने ही बुने झूठ के जाल में दरअसल फंस गए हैं, ये कहना है बीजेपी का। वहीं बीजेपी इस बात का आरोप लगाती रही है कि आम आदमी पार्टी वोट बैंक के लिए दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं को शरण दे रही है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी चुन चुनकर बीजेपी के वोटरों के नाम लिस्ट से कटवाने का काम कर रही है। वहीं बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 144 ऐसे लोगों के नाम दिखाए जिनका कोई पता नहीं था या फिर वो अपने पते पर नहीं रहते हैं लेकिन यहां आकर वोट दे रहे हैं। पिछले दिनों पुलिस ने शाहीन बाग इलाके में अवैध वोटर कार्ड बनाने की कोशिश में 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और ऐसे में अब तक 15 बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा चुका है, जबकि आम आदमी पार्टी इसे पूर्वांचलियों से जोड़ रही है। उसका आरोप है कि बीजेपी पूर्वांचल के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटवा रही है। वहीं चुनावों से पहले सभी वर्गों को साधने की सियासत के तहत केजरीवाल ने दिल्ली में ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए मासिक सम्मान या उसको वेतन कहिए देने का ऐलान किया है। जबकि खास बात है कि दिल्ली में केजरीवाल के आवास के बाहर इमाम पिछले 17 महीनों से वेतन न दिए जाने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हें भी 18,000 रुपए में मासिक वेतन दिया जाता है। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि वो सभी शिकायतों और दावों की जांच के बाद ही 6 जनवरी को संशोधित वोटर लिस्ट जारी करेगा। जाहिर है फर्जी वोटरों को डीलिस्ट करना हो या फिर नए वोटरों को जोड़ना, आयोग एक तय नियम के तहत ये जिम्मेदारी निभाता है। तो इस मामले को लेकर वार प्रतिवार आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं। घमासान मचा हुआ है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की पत्नी के वोटर कार्ड को लेकर कहा कि जिनका वोट दिल्ली में है ही नहीं, उनका वोटर कार्ड कैसे बन सकता है और उनका वोट कोई कैसे कटवा सकता है। डिबेट के बाद वो ढूंढ के लाए, कोई नहीं मिला तो अपनी पत्नी का केस ला दिए कि हमारी पत्नी का वोट कटवा रही है बीजेपी। तो भाई हम भी डिजिटली बहुत साउंड हैं, हमने तुरंत निकाला उनकी पत्नी का वोट कहाँ है। उनकी पत्नी का वोट सुल्तानपुर यूपी में है और ये उन्होंने एफिडेविट दिया है। अब जिसका वोट ही नहीं है दिल्ली में, उसका कैसे कटवाओगे आप। वही कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित का कहना है कि अगर आम आदमी पार्टी को लगता है कि वोटर कार्ड या वोट जो है वो काटे गए हैं लिस्ट से, तो निर्वाचन आयोग जाना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टियों को खुद काम करना चाहिए। आप अपने वोटर लिस्ट देखिए, अगर किसी का नाम कट रहा है तो उसको बचाइए और अगर दिक्कत हो तो आप इलेक्शन कमीशन जाइए। लेकिन ये जो बात है, जो इन्होंने बात उठाई है, इसका इस चुनाव से क्या लेना देना है। मेरा ये है कि आप चुनाव में जा रहे हैं, आपने 10 साल तथाकथित रूप से कुछ दिल्ली में काम किया है, उसके आप सबूत लेकर जाइए। आपने दिल्ली किस तरीके से बदली या बर्बाद की, उसके सबूत लेकर जाइए। सवाल तो चीजों पे उठ रहे हैं ना। एक आपकी वाइफ का वोट बन जाएगा नहीं बन जाएगा, उससे चुनाव में फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस समय लाखों वोट आज आपके खिलाफ पड़ रहा है। और आम आदमी पार्टी के नेता प्रियंका कक्कड़ ने भाजपा पर बौखलाहट में ऐसा करने का आरोप लगाया है। भाजपा के नेता नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी हाल ही में 5,500 उन्होंने एप्लीकेशंस डाली नाम काटने की और 7,500 एप्लीकेशंस डाली उन्होंने नाम जुड़वाने की। और ये तब जब समरी रिवीजन बंद हो चुका है, जब इलेक्शन कमीशन के अधिकारी खुद नीचे जाकर सारी इंक्वायरी कर एक ड्राफ्ट रिवीजन लिस्ट बना चुके हैं। उसके बाद कौन डाल रहा है इतनी एप्लीकेशंस, क्या मंशा है उनकी। ये भाजपा की बौखलाहट है।
और बीजेपी के दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप है कि दिल्ली में ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जिनका कोई अता पता नहीं है और उनको आम आदमी पार्टी के वो वोटर हैं, उनको उन्होंने वोटर लिस्ट में शामिल किया है। और ये महाराज भूतों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हम भी मंत्र शंत्र सिद्धि करके बैठे हैं। इस बार भूत भगाने का तंत्र हमसे ज्यादा किसको आता है? तो अरविंद केजरीवाल, तुम्हारी चोरी और धोखाधड़ी तुम जितनी बार चिल्लाओगे उतनी बार तुम्हारे सामने लाएंगे। ये है तुम्हारा पाप, ये है तुम्हारा अरविंद केजरीवाल का पाप है। ये पाप खुद तो भ्रष्टाचार के बाप है, लेकिन ये पाप है और इस पाप का जवाब तो अरविंद केजरीवाल को देना होगा। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संकेत गुप्ता जुड़े हुए हैं। संकेत जी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ शर्मा जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत है। और एडवोकेट संकेत गुप्ता, अगर हम आपके साथ इस चर्चा को शुरू करना चाहें, दरअसल ये पूरा एक सियासी मुद्दा ही बनता जा रहा है जो फर्जी वोटरों का है दिल्ली में, और दोनों ही दल, आप भी और आम आददमी पार्टी भी, ये आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि आप लोग जो है उन्होंने नई दिल्ली क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में 12% वोट है उसको आपने उसमें हेरफेर करने की कोशिश की। कैसे की ये बेहतर आम आदमी पार्टी बताएगी, लेकिन क्या आपका कहना है और क्या आपके आरोप है? आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अपना एपरेटस चेक कर ले, फोन या जो इंटरनेट। जी बोलिए। अब आ रही है आपको आवाज? जी आ रही है। जब आम आदमी पार्टी आज जब अपना सारा जमीनी ग्राउंड खो चुकी है, जब आम आदमी पार्टी के पास आज किसी सीट पर वोटर नहीं बचे हैं, जो कहते थे दिल्ली में हम मेजर प्लेयर हैं, और आज दिल्ली में जब वो जमीनी लड़ाई में पूरी तरह साफ होते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक नया शगुफा छोड़ा गया है कि भारतीय जनता पार्टी वोट डिलीट करा रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, लेकिन एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और रोहिंग्या वोटर कैसे मतदान करें और क्यों उन्हें मतदान करने दिया जाए जो लोग एब्सेंट हैं, शिफ्टेड हैं और डेड हैं? क्या चुनाव आयोग कहता है और क्या हिंदुस्तान का कानून कहता है कि एएसडी वोटर्स लिस्ट से, वोटर लिस्ट से हटने चाहिए? और अगर कोई रोहिंग्या वोटर, दिल्ली में रोहिंग्या वोटर की अगर कोई वोट बनी है, अगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेकर चुनाव आयोग के समक्ष जाती है और इस बात के लिए आवेदन करती है, तो क्यों मिर्ची लगती है अरविंद केजरीवाल को? अरविंद केजरीवाल जी आज अपनी जब लड़ाई हार चुके हैं, जब उन्हें पता है उन्होंने 10 साल में कुछ नहीं किया और 10 साल का उनके पास कोई भी वो नहीं है कि हिसाब नहीं है कि उन्होंने क्या दिल्ली की जनता को दिया, तो आज अरविंद केजरीवाल ने नया शगुफा छोड़ दिया कि वोट डिलीट कराई जा रही है। अरे जब आप जनता की लड़ाई, जनता में लड़ना नहीं चाहते, तो इन वोटों के ऊपर किस तरह गलत रणनीति बना के आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक है। लेकिन अब मैं डिटेल में आना चाहूंगा। चुनाव आयोग ने साफ कहा कि फॉर्म 7 भरने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, 15-15 दिन का नोटिस दिया जाता है और पूरी वेरिफिकेशन की जाती है। जब इस तरह की प्रोसीजर है और आपको चुनाव आयोग ने प्रॉपर तरीके से सारी बातें समझाई हैं, तो जनता के समक्ष आकर किस बात का झूठ बोलना? एक वोटर का नाम ले रहे थे अरविंद केजरीवाल जी, जबकि मिसेज चंद्रा प्रभु, जिनका वोटर नंबर भी पढ़कर सुनाया था, और कहते कि इनका वोट काट दिया गया है। और तभी थोड़ी देर के बाद डीएम साहब ने मैसेज किया कि इनका वोट ज्यों का त्यों है। खुद चंद्रा ने आकर बताया कि उनका वोट बिल्कुल ठीक है। तो देखिए किस तरह की झूठी राजनीति आज आम आदमी पार्टी कर रही है, और इस तरह की राजनीति दिल्ली के वोटर के लिए बहुत खतरनाक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा, आप जब अपनी जमीनी लड़ाई गंवा चुके हैं, आप जब आज ये देख चुके हैं कि आपके पास धरातल पर जमीन नहीं बची है, तो इस तरीके का झूठा आरोप आप किसी पर बस लगाइए, क्योंकि जनता जानती है, चुनाव आयोग से पता है कि जमीन पर कहीं ना कहीं इस तरह की बातें फैलाकर आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। दिल्ली की जनता को चुनाव आयोग में विश्वास है, दिल्ली की जनता को वोटर लिस्ट पर विश्वास ठीक है। और आप ये बताइए, कोई राजनीतिक पार्टी जब वोट
कटवाई नहीं सकती है जब उसके पास ऐसा कोई अधिकार। भारतीय जनता पार्टी वोट पे है। और संजय सिंह जी का जहां तक बात है, उनकी पत्नी का एक एफिडेविट सामने आता है कि उनकी पत्नी की वोट सुल्तानपुर में बनी है। भाभी जी हैं, भाभी जी घर पर हैं। अब उनकी वोट किसने कटवाने की एप्लीकेशन दी, किन्होंने दी? 2 लेडीज का नाम सामने आया है कि उन्होंने वोट की एप्लीकेशन दी। अगर उन्होंने इस तरह की एप्लीकेशन दी है तो संजय सिंह जी ढूंढे ना कि वो लेडीज, उनकी संजय सिंह जी से क्या बातचीत है, भाभी जी से उनकी क्या बातचीत है, जिन बातों के चलते उसने उनकी वो एप्लीकेशन दी है। संजय सिंह जी की खुद की वोट तो तिलक नगर में बनी हुई है। वो खुद तो नई दिल्ली के वोटर है नहीं, वो खुद तो अरविंद केजरीवाल जी को वोट देना नहीं चाहते। लेकिन जिस तरह के शगुफे संजय सिंह जी ने कल छोड़े हैं, वो न्यायिक प्रक्रिया के लिए, लोकतंत्र के लिए हर जगह से वो शर्मसार करने वाली है। ठीक है, आपका ऑडियो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड आ रहा है, आपका ऑडियो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड आ रहा है। उम्मीद करेंगे कि सिग्नल ठीक हो जाए और आपसे बात को आगे बढ़ा सके। फिलहाल सिद्धार्थ शर्मा, ढेर सारे आरोप हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिनका नाम चीख चीख कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है, वही लोग सामने आकर बाद में बताते हैं कि जी हमारा नाम तो वोटर लिस्ट में ऑलरेडी है और न जाने कैसे केजरीवाल जी नाम ले रहे हैं। और उसके साथ ही साथ संजय सिंह के मामले में तो जिसको लगता है कि अगर जो बात सच सामने आई है उसमें अपने ही जाल में जो है फंसते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? निखिल जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता को बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो आशा करता हूं कि मैं जो बात कहूंगा उनकी सभी बातों का एक एक करके जवाब दे देता हूं। बहुत सारे उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि अव्वल तो ये कि हिंदुओं का वोट काटने वाली भाजपा को कौन हिंदू वोट देगा? राज्यसभा सांसद की पूर्वांचली पत्नी का वोट रोहिंग्या कहकर कटवाने का मतलब क्या है? शाहदरा से लेकर नई दिल्ली तक 10,000 हिंदुओं का वोट कटवाने का मतलब क्या है? यही ना कि भाजपा के बीच में जो ज है वो असल में ध है, मतलब धूर्त पार्टी है। असल में सिद्धार्थ जी, मैं आपको बीच में बिल्कुल नहीं टोकना चाह रहा था, लेकिन सुन लीजिए, जो आपने कहा कि आप संकेत गुप्ता की बातों का जवाब देना चाह रहे हैं। दरअसल आप जवाब दे नहीं रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह की पत्नी का मामला अभी बहुत डिटेल में उन्होंने समझाया, हमने बाइटें सुनाई कि वो जो आरोप है उसको उस पर बात करिए ना। आप कह रहे हैं जो उनका वोट कटवाना चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं 2 महिलाएं हैं जिन्होंने वो घर की हैं और उन्होंने ही उनका वोट कटवाने की वो दिया है, एक एफिडेविट भी उन्होंने जारी किया। इस पर क्या जवाब है आपका? नहीं निखिल जी, सिद्धार्थ शर्मा जैसा संस्कारी पढ़ा लिखा प्रवक्ता जब बोलेगा तो थोड़ा बहुत आप लोगों को दिक्कत होगी, मैं समझता हूं, लेकिन दूरदर्शन का चैनल है, आपको मेरे ख्याल से दूरदर्शन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, उसका आपको जवाब देना है। इसमें संस्कार गैर संस्कार, दूरदर्शन या कोई चैनल से कोई मतलब नहीं है। आपसे सीधा सवाल है, उसका सीधा जवाब दीजिए। सीधा सवाल का सीधा हमने जवाब दिया ना कि राज्यसभा सांसद की पूर्वांचली पत्नी का वोट रोहिंग्या कहकर कटवाने का मतलब क्या है? क्या राज्यसभा सांसद संजय सिंह की पत्नी का जो एफिडेविट है जो जारी किया गया वो सही है या गलत? अरे सर, इसीलिए मैंने कहा ना कि आपने अगर भाजपा के प्रवक्ता को 2 मिनट समय दिया, तो मैंने जब कह दिया कि पढ़ा लिखा आदमी हूँ, संस्कारी हूँ, तो सब चीज का जवाब है। चलिए दे दीजिए आप, लेकिन उस पर आ नहीं रहे हैं। उसके अलावा आप सारी बातें कर रहे हैं, उसका जवाब दे दीजिए, मुझे भी संतुष्टि मिल जाएगी, जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी मिल जाएगी। संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह जी इसी साल लोकसभा चुनाव में उसी नई दिल्ली के CPWD से वोट की हैं। उससे पहले जनवरी के महीने में वो सुल्तानपुर में रहती थी, उन्होंने जनवरी के महीने में सुल्तानपुर से अपना नाम कटवा दिया। आज वो लोकसभा में भी उन्होंने जब नई दिल्ली में वोट किया है, तो विधानसभा चुनाव आते आते उनको रोहिंग्या कह के अगर उनका वोट कटवाएंगे तो इसका मतलब तो यही हुआ ना निखिल जी कि भाजपा के जो ज है ना, वो जनता पार्टी नहीं है, वो ध है, धूर्त पार्टी है, धूर्त पार्टी है भाजपा, धूर्त पार्टी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाजपा अगर 10-10 हजार लोगों का वोट अपने ही कार्यकर्ता के लेटर हेड पर शाहदरा में और नई दिल्ली में देती है, तो मुझे ये बताइए कि भारत में अगर चुनाव आयोग है तो भाजपा को क्या है, भारत के चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग ने अगर 29 अक्टूबर को दिल्ली का एक इलेक्टोरल रोल, चुनाव की जो सूची है वो तैयार कर दी थी, उसके बाद अगर भाजपा को दिल्ली में, नई दिल्ली में 7,000, शाहदरा में 11,000 गलत लोग दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या? चुनाव आयोग पे भाजपा को भरोसा नहीं है। भाजपा को, ये तो सवाल भाजपा को जवाब देना है ना कि चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। दूसरों पर तो बहुत सवाल करते हैं कि चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है। दरअसल यही सवाल मैं आपके ऊपर लगाते हैं।
तो चुनाव आयोग के पास आपने अपना फहरिस्त क्यों दिया? 10-10 हजार लोगों का नाम कटवाने का फहरिस्त, वो भी तब जब चुनाव आयोग ने अपनी लिस्ट बना ली थी। तो सीधी सीधी बात है निखिल जी, भाजपा ना 2100 रुपया महिलाओं को रोकने वाली है, आम आदमी पार्टी देने वाली है। अच्छा। 70 से कम के बुजुर्गों को संजीवनी भाजपा रोकने वाली है। आपके घर के दादा दादियों की तीर्थ यात्रा बंद करवाने वाली है। ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए का वेतन भी देने वाली है, इमामों का रोक लेने वाली है, इसके पीछे के भी है, बहुत सारी बातें हैं। वो भी सवाल पूछे जाएंगे कि इधर आप वेतन देने की बात कर रहे हैं पुजारियों और ग्रंथियों को, दूसरी तरफ प्रदर्शन आज केजरीवाल जी के घर के सामने ही हो रहा है। 18 महीने 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। फिलहाल मैं अनंत विजय जी के पास जाऊंगा, उसके बाद आपके पास आऊंगा। अनंत विजय जी के पास जाऊंगा, उसके बाद आऊंगा सिद्धार्थ जी। पूरा समय दूंगा आपको, ऐसा नहीं है। अनंत जी, आपको लगता है कि ये जो पूरा घमासान है, इसमें कौन सच्चा कौन झूठा? क्योंकि जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं, ये कहा गया कि संजय सिंह ने कहा कि हमारी पत्नी का वोट कटवाया जा रहा है, और उसके बाद सामने आया कि 2 महिलाएं जिनके लिए बीजेपी ये दावा कर रही है कि वो आम आदमी पार्टी से ही जुड़ी हुई हैं, ये उनके घर का मामला है। और अब एक एफिडेविट भी जारी किया है जिसको ये कह रहे हैं कि लोकसभा में उन्होंने वोट किया था, तो आप क्यों नहीं करेंगी? देखिए निखिल जी, ये इस पर एक अंतिम हमें प्रश्न उठाने के पहले चुनाव आयोग पर भरोसा करना चाहिए। बिल्कुल, ये बात तो मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक बात जी। चुनाव आयोग को समय देना चाहिए। अगर संजय सिंह की पत्नी का वोट सुल्तानपुर में है और ये तथ्य सामने आया है, तो चुनाव आयोग को इसकी जांच करके स्पष्ट करना चाहिए। चुनाव आयोग को स्पष्ट रूप से देश की जनता को ये बताना चाहिए कि संजय सिंह जी की पत्नी का सुल्तानपुर में वोट है और दिल्ली में वोट है। अगर दोनों जगह उनका वोट है, कि चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है, आनंद जी और बाकी अपने हमारे जो पैनलिस्ट हैं, दर्शक हैं, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि वेट करिए, 6 तारीख को जब संशोधित लिस्ट जो है वो जारी होगी, तभी वो फाइनल लिस्ट होगी, और हम तमाम सभी लोगों के दावे प्रतिदावे शिकायत सब कुछ सुन रहे हैं, हमने सुना है 24 तारीख तक। जी आनंद जी, तो ये तो कानून सम्मत बात है कि कोई भी इलेक्टोरल रोल जब तक पब्लिश हो जाता है, उसके बाद 30 दिन का वक्त होता है उसके लिए, उस पर आप आपत्तियां देते हैं और उसके बाद पुनः 30 दिन का वक्त दिया जाता है कि जो आपत्तियां आई हैं उसकी जांच करके, उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की जांच करने के बाद, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद जिनका नाम हटाया जाता है उनको नोटिस दिया जाता है, और उस नोटिस के उत्तर पर निर्भर करता है या अनुत्तर पर निर्भर करता है कि उस अमुक वोटर का नाम वहां रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है, जिस प्रकार से चुनाव आयोग के कल सीईओ का भी रात को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे निखिल जी, आपको याद होगा, तो आपने बताया था कि चुनाव आयोग के लोगों ने ये बताया है वैसा, तो चुनाव आयोग पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मुझे यही लगता है। क्या हर चीज के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा देना उचित है? क्या चुनाव आयोग पर ईवीएम को लेकर इतने दोषारोपण होते रहे, क्या कोई विपक्षी दल साबित कर पाया? और अब तो एक एक करके विपक्षी दल के नेता भी कहने लगे कि चुनाव आयोग ईवीएम अगर जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो ईवीएम गलत, की प्रवृत्ति उचित नहीं है। मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, दोनों ने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करा दी होंगी। और जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सिद्धार्थ जी बैठे हैं, वो बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है, तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो शिकायत शाहदरा की जितनी संख्या वो गिना रहे थे या नई दिल्ली सीट से जितनी संख्या गिना रहे थे, ये अपनी आपत्तियां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ चुनाव आयोग को भी दे दी होंगी, ये मैं मान के चल रहा हूं। और इधर से ये भाजपा के प्रवक्ता ने भी जितनी शिकायतें की हैं और जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया प्रवेश जी ने और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने, दोनों ने मिलकर तमाम कागजात चुनाव आयोग को दे दिए होंगे। अब चुनाव आयोग के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए, लेकिन प्रतीक्षा होगी नहीं, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा है। क्योंकि जिस प्रकार से संजय सिंह जी की पत्नी को पूर्वांचली बताते हुए और अन्य पूर्वांचलियों को जोड़ा जा रहा है उससे, तो मुझे लगता है कि एक भावनात्मक मुद्दा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और कोई गलत भी नहीं है। चुनाव में तो भावनात्मक मुद्दे उभारे ही जाएंगे, तो दोनों तरफ से ये मुद्दे उभार रहे हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इतना विनम्र अनुरोध है इन पार्टियों से कि इसमें ऐसा न हो कि एक संवैधानिक संस्था पर आप लोग प्रश्न खड़ा करके जनता के मन में उनके प्रति संदेह उत्पन्न कर दें, क्योंकि अभी चुनाव आयोग को बहुत लंबी प्रक्रिया दिल्ली में अपनानी है। चुनाव आयोग ने अभी तक चुनावों की घोषणा नहीं की है, अभी तक आचार संहिता लगा नहीं है, बावजूद इसके
चुनाव आयोग को यह कहा जा रहा था कि वो प्रवेश वर्मा जो कथित तौर पर रुपए बांट रहे थे उसकी जांच की जाए। वो चुनाव आयोग का मसला ही नहीं है, न ही वो मसला ईडी और ईडी का है। इन पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए और पुलिस में शिकायत देनी चाहिए। जैसे संदीप दीक्षित जी को जो अगर कोई शिकायत थी तो उन्होंने पुलिस में शिकायत की, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के नेता लोग भी और तमाम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, इन लोगों को भी अपनी अपनी शिकायतें संबंधित विभाग के अधिकारियों को सुपुर्द करना चाहिए, बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के। पहले इनको कानून सम्मत जो उपाय है वो कर लेना चाहिए। अगर वो एग्जॉस्ट हो जाता है तो फिर इनको जनता की अदालत में जाना दरअसल जब आपने वोटों की बात की तो मैं चाहूंगा कि एक विषय है जिसका प्रवर्तन आप ही करें। एक आप इन्हीं जब वोट बैंक की बात हो रही है और ये बात हो रही है कि किस तरह से ये चुनावी मुद्दा है और शायद उतने समय तक इंतजार ना करें दल, लेकिन जिस तरह से आज आपने देखा कि ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए देने की बात आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने की है। उनके घर के दरवाजे पर इमाम 17 महीने से जिनको वेतन नहीं मिला है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये कैसा न्याय है, ये कौन सी सियासत है, जरा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को ये बताएं। अब ये तो सियासत आपके सामने स्पष्ट है, इसका उत्तर तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ही दे सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह की कई सारी चीजें होती हैं। जैसे मैंने परसों भी एक चर्चा में ये कहा था कि अगर 2100 रुपए आपको देना है तो वो बाद में दे दीजिएगा। राजेश गुप्ता जी हमारे साथ डिस्कशन में आम आदमी पार्टी के विधायक थे, तो मैंने उनसे आग्रह किया था कि आप अगर 1000 रुपए के बजट का प्रोविजन हो चुका है, उसका नोटिफिकेशन हो चुका है, कैबिनेट से पास हो चुका है, तो कम से कम दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाओं को जनवरी माह से तो 1000 रुपया देना आरंभ कर दीजिए। तो वो उसके बाद जब आप जीत जाएंगे तो उसको बढ़ा के 2100 रुपए कर दीजिएगा, जैसा कि झारखंड में वहां के मुख्यमंत्री ने किया। पहले उन्होंने मैया योजना में जो घोषणा की थी वो दे दिया उनके खाते में, और उसके बाद जब उनकी सरकार चुन के आई तो उन्होंने उस राशि को बढ़ा दिया। तो इसमें तो किसी प्रकार की दिक्कत ही नहीं है। लेकिन वही है कि अगर चुनावी मुद्दा बनाना है, वोट लेने के लिए ये सब करना है, तो फिर तो कुछ नहीं, फिर तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे, पुजारियों को देने की बात करते रहेंगे और इमाम धरने पर बैठे रहेंगे। इधर आप टीचरों को देने की बात करेंगे, उधर जो क्या कहते हैं कैजुअल टीचर्स हैं वो धरने पर बैठे रहेंगे। इधर आप एमसीटी को वेतन को नियमित करने की बात करेंगे, उधर कुछ दूसरे कर्मचारी बैठ जाएंगे। तो ये तो होता रहेगा। लेकिन अगर आप स्पष्ट रूप से अपने मतदाताओं को कुछ लाभ देना चाहते हैं, महिलाओं को लाभ देना चाहते हैं, तो मैं तो अभी भी कहता हूं कि अभी जनवरी में 2 दिन है और अभी तो डीबीटी का जमाना है, एक क्लिक पर पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो अगर आप दिल्ली की महिलाओं को देना चाहती हैं, हमारी पार्टी और नोटिफिकेशन हो गया तो 1000 रुपए दे देने चाहिए। 1000 दे देने चाहिए। 2100 का वादा तो जो है वो आगे करेंगे। यमुना कह रहे थे कि जिस तरह से ठीक बात है, मैं बीजेपी को लाऊंगा इस चर्चा में। और साथ ही साथ आपकी बात भी मैं दोहरा रहा हूं कि जो पहले देने का वादा किया है वो दे दे। यमुना मैली रह गई है और अब बात हो रहा है कि जो गाजीपुर का जो पहाड़ है उसको ठीक कर देंगे, जो गंदगी का पहाड़ है दरअसल। बहरहाल अभी हम उस विषय पर नहीं जा रहे हैं। संकेत गुप्ता जी, आरोप यह है कि आप लोग जानबूझकर रोहिंग्या और बांग्लादेशी बताकर पूर्वांचलियों का वोट कटवा रहे हैं, ये आरोप है आम आदमी पार्टी का। ये सिर्फ एक पूर्वांचली समुदाय को भड़काने का काम, जो कि बहुत ही डेंजरस है, जो कानूनन रूप से भी गलत है और जो एक भावनात्मक और एक धार्मिक रूप से भी बिल्कुल गलत बात है। एक कम्युनिटी को भड़काने की राजनीति जो आज आम आदमी पार्टी कर रही है, ये बेहद गलत है। पहले भी एक लेडी का वोट उठाकर ये खड़े हो जाते हैं कि इसका वोट कट गया, फिर उस लेडी ने मना किया। कल ये संजय सिंह जी की भाभी जी के वोट लेकर आकर खड़े हो जाते हैं कि भाभी जी की वोट कटवाने की एप्लीकेशन। भारतीय जनता पार्टी इन सब चीजों को सिरे से नकारती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह की कोई भी एप्लीकेशन नहीं दी, कोई भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने भाभी जी की वोट कटवाने के लिए कोई भी आवेदन नहीं दिया। अगर ये कोई आवेदन दिया गया, ये संजय सिंह जी की आपस में उनकी आपस में कोई बात है, कहीं इनके पारिवारिक बात है या इनके पड़ोस में कोई बात है, उस बारे में मैं कहना भी नहीं चाहूंगा। लेकिन जहां तक आज जो इन्होंने एक ये शगुफा छोड़ा है कि वो पंडितों को भी इस तरीके से पैसे देंगे, कहां थे पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी, जब भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट कर भारतीय जनता पार्टी गुजारिश करती रही, जिस तरह 2013 से आप मौलवियों को दे रहे हो, आपने यहाँ पे पंडितों के लिए कुछ भी नहीं किया। ये पंडित बेचारे रोड पर कोविड के टाइम में पंडितों का इतना बुरा हाल था, लेकिन आम आदमी पार्टी के
जो मेन सरगना है वो अपना शीश महल बनाने में पूरी तरह व्यस्त थे। आज जब हाई कोर्ट में 2022 से हमारा मुकदमा चल रहा है, जहां ये 2023 से टाइम ले रहे हैं कि हम सिर्फ इंस्ट्रक्शन लेंगे, वहां कुछ नहीं बोलते हैं दिल्ली सरकार के वकील जाकर, कहते हैं अभी हमें अरविंद केजरीवाल जी से इंस्ट्रक्शन नहीं आई, अभी हमें दिल्ली सरकार से इंस्ट्रक्शन नहीं आई है। वहां पंडितों को देने के नाम पर पूरी तरह जीरो है। आज जब उन्हें लगता है कि हाईकोर्ट इनके खिलाफ कुछ बयान देने वाला है या हाईकोर्ट इनके खिलाफ कोई ऑर्डर पास करने वाला है, तो आज अरविंद केजरीवाल इस तरह की एक घोषणा कर देते हैं। लेकिन कहते हैं ना, डूबता हुआ आदमी राम नाम लेने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरीके की बातें अगर अरविंद केजरीवाल जी आज कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल जी, सरकार आपकी जा चुकी है, दिल्ली की जनता से आपका मैंडेट खत्म हो चुका है। इस बार जाते जाते आप जो भी झूठी घोषणाएं करना चाहें आप करते रहें, लेकिन जनता को आपके वादों पर कोई यकीन नहीं है। आपने 1000 रुपए का वादा पंजाब में भी किया था, कुछ नहीं दिया। अप्रैल में आप यही चुनाव में लोकसभा में कहते रहे 1000 रुपए देंगे, अप्रैल से आज दिसंबर आ गई, आपने कुछ नहीं दिया। अब ये 2100 का आपने फिर झूठा वादा कर दिया है, जिसकी आपकी दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ने क्या दिया, ऐसा कोई नोटिफाई नहीं है। और 2100 का ऑर्डर हमने तो चैलेंज के साथ किया कि आप ऑर्डर दिखाइए, कहां आपने नोटिफाई कराया है, कहां आपने संजीवनी को नोटिफाई कराया है। लेकिन सिर्फ झूठ और झूठ की राजनीति करती है अरविंद केजरीवाल एंड पार्टी। आम आदमी पार्टी की जितनी भी घोषणाएं हैं उस पर दिल्ली वालों को कोई यकीन नहीं है। आपको पॉइंट आ गया कि आपका कहना है कि वो झूठी घोषणाएं करते हैं और दिल्ली वालों को यकीन नहीं होगा। सिद्धार्थ शर्मा से इसका जवाब ले लेते हैं। 10 फ्लैटों में पानी देकर ये कहते हैं हमने दिल्ली की जनता का पानी साफ कर दिया, आज पानी की शुरुआत कर दी। गिनती के 10 फ्लैटों में दिल्ली में 10 साल से गंदा पानी दिल्ली की जनता पी रही है। 10 फ्लैटों में पानी ठीक है, आपको पॉइंट आ गया समृद्ध जी। समय हमारे पास बहुत कम रह गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं जल्दी से जवाब ले लूं सिद्धार्थ शर्मा का। भाई सिद्धार्थ शर्मा, बहुत सारी बातें हुई है, वोटर लिस्ट की भी बात हुई है और जो एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो ये भी है कि भाई जिन लोगों का नाम लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनका नाम लिया जाता है और बताया जाता है कि इनका वोट कट गया है, वो आकर सामने आते हो कहते हैं जी नहीं कटा है। तो एक तो ये जो झूठ की सियासत है उस पर क्या जवाब होगा आपका? 1000 रुपए क्यों नहीं दे दिए गए थे? 2100 तो बाद में देते रहेंगे। बहरहाल ये जो सामने आया है मामला, इसको क्यों ना समझा जाए कि सिर्फ तुष्टीकरण या जो दूसरी वोट है दूसरे वर्ग के, उसको भी लेने की कोशिश है, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से तो ग्रंथियों को और पुजारियों को सम्मान नहीं दिया गया। घर के दरवाजे पर 17 महीने से वेतन नहीं पाए हुए इमाम प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे समझेंगे इसको? जी हाँ, सबसे पहले तो निखिल जी, पुजारी रीढ़ की होती, जैसे हम लोगों के पास एक रीढ़ की हड्डी होती है लेकिन दिखती नहीं है, वैसे ही पुजारी रीढ़ की एक हड्डी होती है। जब हम लोग सब काम कर रहे होते हैं ना, तब पुजारी ही सनातन संस्कृति को सतत बचाए हुए रहते हैं। तो उनका उचित सम्मान किसी भी सरकार का दायित्व होता है। देर आए दुरुस्त आए। 10 साल से इस देश में मोदी जी की भी सरकार है। हजारों पुजारी ग्रंथी को जो हम आम आदमी पार्टी 18,000 देने असल में सवाल इसी पर उठ रहा है सिद्धार्थ जी की ये चुनाव से ठीक पहले कैसे रीढ़ दिखी, उसके पहले नहीं दिख रही थी? सर बड़ा मजेदार लग रहा है। और जब धर्मों की बात होगी तो इमाम भी रीढ़ है, इमाम भी रीढ़ है, उनको 17 महीने से वेतन नहीं दे रहे थे। कुछ भी आपने 10 साल आपने क्या किया? आपके डिबेट में बड़ा मजा आ रहा है। आप भाजपा के प्रवक्ता को ऑडियो ठीक नहीं रहता है तब भी बोलने देते हैं। बोलिए, सवालों का जवाब दीजिए। अरे देखिए, इधर उधर मत जाइए सिद्धार्थ जी, जो जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है, ये सब मत करिए, जवाब दीजिए जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी जवाब दीजिए। छोड़िए, ये सब मत करिए, ये सब शुरुआत में किया जाता है। अभी जवाब दीजिए जी। अरे जवाब दीजिए सिद्धार्थ जी को सुन लिया जाए। सिद्धार्थ जी सुन तो लीजिए, जवाब तो दीजिए। सुनते रहे, झूठ सुनने के लिए नहीं, आप जवाब दीजिए ना। 10 साल से इस देश में 10 साल से आपकी सरकार है, 20 राज्यों में सरकार है। आप अपना बताइए, आप दिल्ली में क्यों नहीं करवाई? आपने भव्य राम मंदिर बनाया, आपके गुजरात से एक भी व्यक्ति को आप तीर्थ यात्रा क्यों नहीं करवा रहे? सिद्धार्थ जी, आपसे जो प्रश्न पूछा जाए उससे बताइए ना। केजरीवाल जी झूठ क्यों बोलते हैं? शीश महल में पैसे क्यों लगाए? अरे आप झूठ क्यों बोलते हैं? महाराष्ट्र के लोगों को तीर्थ यात्रा करवा दीजिए। झूठ क्यों बोलते हैं? तो करते नहीं है।
10 साल से आप गंदा अरे पानी उल्टा, दिल्ली की जनता को पिला रहे हैं। अरे दिल्ली सर की हमको जनता समझ का में आ गंदा रहा पानी है, पिएगी। अरे आप इस बात सबको को समझ मानते में आ क्यों नहीं है रहा कि दिल्ली है। की जनता को 10 साल से आपने गंदा पानी भाजपा पिया? ना तो आप अगर महिलाओं गंदा को पानी 2100 सप्लाई देना कर रहे हैं चाहती है, तो ये बात जनता के सामने आप भाई इस तरह से मानिए। तो चर्चा नहीं चल पाएगी ना, दोनों लोगों की बात किसी को समझ में नहीं आ रही है, मुझे नहीं समझ में आ रही है, दर्शक क्या समझेंगे। कोविड पे अब ये कहा गया था सिद्धार्थ शर्मा जी से कि आप बताइए कि आखिर 17 महीने से उन लोगों को वेतन क्यों नहीं मिला, 17 महीने से वेतन क्यों नहीं मिला, यही बता दीजिए। अच्छा बता रहे हैं 17 महीने से वेतन क्यों नहीं मिला, वो इसी का सवाल का जवाब दे रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना, सुन लीजिए संकेत जी, सुन लीजिए, सिद्धार्थ जी जवाब दे रहे हैं कि 17 महीने से वेतन क्यों नहीं मिला, नए वालों का अनाउंस कर दिया। हाँ देखिए, भाजपा ना कुछ दर्जन इमामों को कुछ महीने से बंद मानदेय पर इतनी अगर चिंतित है तो उनके सांसद इनको क्यों नहीं दे देते? प्रवेश वर्मा जी आप क्यों नहीं चिंतित दे नहीं देते? है? 17 महीनों से जिनको आपने वादा किया था आप उनको दे रहे हैं, भाजपा की तो छोड़िए, आप चिंतित हैं कि नहीं है? आपकी सरकार नहीं दे पा रही, आप चिंतित हैं कि नहीं है? ग्रंथी और हजारों पंडित जो कि हिंदू नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे, आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं सिद्धार्थ जी, मैं आपको बार बार समय दे रहा हूं और आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जवाब नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी। आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप चिंतित नहीं है? 17 महीने से आप अपना वादा नहीं पूरा कर पा रहे हैं। जी, इसीलिए मैं फिर से जवाब दे रहा हूं, शायद पिछले बार आप लोगों ने सुना नहीं। भाजपा अगर कुछ दर्जन इमामों के कुछ महीने से बंद मानदेय पर इतनी चिंतित है तो उनके 7 सांसद है वो क्यों नहीं दे देते? प्रवेश वर्मा जी उनके मतलब देना आपको था, देना आपको था, दे कोई और दे, मतलब आपका वादा था, आपका वादा था दे भाजपा दे दे, फिर जब भाजपा नहीं देगी तो कांग्रेस दे दे, कांग्रेस नहीं दे देगी तो समाजवादी पार्टी दे दे। क्या बात कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, ये कौन सा तर्क है कि जो चिंतित है वो दे दे? मैं पत्रकार के तौर पर चिंतित हूं तो मैं अपनी सैलरी उठाकर इमामों को दे दूं क्या? नहीं, आप नहीं दीजिएगा। नहीं तो फिर भाजपा ही क्यों दे दे? वादा आपका था, आप देंगे नहीं? ये कोई जवाब नहीं हुआ। बहरहाल आज की चर्चा के लिए हमारे पास वक्त बस इतना ही है। सिद्धार्थ जी अगली बार थोड़े और तर्कों के साथ आइएगा। आपने अपनी बात को रखने की कोशिश की लेकिन सीधे सीधे जवाब नहीं दिया, शायद इसलिए चर्चा थोड़ी और जो है वो कहीं और डिरेल होती हुई नजर आई। फिलहाल सिद्धार्थ जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। संकेत जी आपका भी शुक्रिया, और अनंत विजय जी हम आपके पास अब दोबारा आ नहीं पा रहे, हमारे पास समय नहीं रह गया, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर संभल में सपा का सियासी दांव क्या है और ये जो आर्थिक सहायता दी जा रही है इसके पीछे का एजेंडा क्या है। आज सुनो, खाने में कोई स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार, एकदम बकवास। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, समझे किफायती लाल। क्या निराला MDH मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात करेंगे। समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल इस समय संभल के दौरे पर है और संभल में वो कह रहे हैं कि जो पीड़ित हैं दरअसल उनसे मिल रहे हैं और उनको आर्थिक सहायता दे रहे हैं। यूपी के संभल में ASI के सर्वे में जहां नित नए खुलासे हो रहे हैं और पुरातात्विक महत्व की चीजें मिल रही हैं, वहीं इसको लेकर वोटों की सियासत भी तेज हो चुकी है। सियासी दलों की नजर संभल में एक मुश्त मुस्लिम वोटरों पर है। सपा का एक प्रतिनिधिमंडल यूपी के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में संभल पहुंचा हुआ है। ये हिंसा पीड़ितों से मुलाकात करेगा। सपा के नेता हिंसा के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उन्हें 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क भी शामिल हैं, जिनके ऊपर लोगों को उकसाने और हिंसा भड़काने को लेकर मुकदमा दर्ज है। 24 नवंबर को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान इकट्ठा हुई भीड़ ने जमकर पत्थरबाजी, आगजनी और फायरिंग की थी, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई पुलिस वाले भी और अन्य लोग इसमें घायल हो गए थे। इस बीच संभल हिंसा में आतंकवादी कनेक्शन की जांच भी जारी है। खुफिया दस्तावेजों से पाकिस्तान लिंक का खुलासा हुआ है। आपको याद होगा 24 नवंबर को हिंसा में के बाद FSL की टीम को जांच के दौरान पाकिस्तानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने हुए कारतूस मिले थे। हिंसा की लोकेशन पर ये सारी चीज़ें मिली थी। आपको ये तस्वीरें भी हम दोबारा दिखा रहे हैं।
आपकी याद ताज़ा करने के लिए, जिसके बाद जांच में पाकिस्तान और अफगानिस्तान जाकर आतंकी संगठन में ज्वाइन कर चुके संभल के कुछ युवकों की बात कही जा रही है। ये सूत्र बताते हैं और उसको लेकर फाइल खोली गई है। जांच में जुटी टीम को शक है कि कहीं पाकिस्तान में जाकर आतंकी बन चुके युवकों ने तो संभल हिंसा में इस्तेमाल होने वाले हथियार तो नहीं भेजे थे। पुलिस को यह भी शक है कि हिंसा के लिए फंड की सप्लाई भी पाकिस्तान से ही हुई थी, लेकिन संभल की जांच पूरी होने से पहले एक वर्ग को क्लीन चिट देकर सहायता के लिए समाजवादी पार्टी के नेता संभल पहुंच गए हैं। इससे पहले संभल में एक वर्ग से सहानुभूति जताने को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच सियासी संघर्ष तक साफ तौर पर देखा गया था। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने, साफ तौर पर रामगोपाल यादव ने राहुल गांधी के संभल जाने की कोशिशों को महज एक सियासी ड्रामा बताया था और कहा था कि संसद में उसकी आवाज नहीं उठाते जबकि संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर तौर पर इसको लेकर एक संघर्ष था सपा और कांग्रेस के बीच में। जाहिर तौर पर सपा के संभल जाने का मकसद मुस्लिम वोटों को अपनी ओर बनाए रखना है, चाहे इसके लिए क्या कुछ ना करना पड़े। अपने शासनकाल में सपा के आतंकियों से मुकदमे वापस लेने की कोशिश की थी समाजवादी पार्टी ने, जिस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए सपा सरकार पर तल्ख टिप्पणियां की थी। ऐसे में सवाल उठता है कि संभल पहुंचने वाले नेता बहराइच या किसी हिंदू पीड़ित की सहायता करने क्यों नहीं पहुंचते। ये एक वर्ग का तुष्टीकरण नहीं तो फिर और क्या है। और संभल में एसपी का, यानी कि जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनका कहना है कि पुलिस की जो जांच है वो जारी है। जनपद संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा में अभी तक 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 91 लोग हैं वो अभी भी वांछित हैं और उनके अलावा कई सारे ऐसे फोटोज हैं वो भी अनआइडेंटिफाइड है, उनको आइडेंटिफाई कराने का प्रयास किया जा रहा है। जल्द ही जो वांछित लोग हैं उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू एवं पुरस्कार की कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाएगी। घटना किन कारणों से कारित हुई है, कौन कौन व्यक्ति इसके पीछे हैं, सभी एंगल पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन पुलिस अभी किसी प्रकार के कोई निष्कर्ष पे नहीं पहुंची है कि फलां व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित कराई गई है। घटना में जो प्रयुक्त हुए असले हैं, जो अवैध गोलाबारी हुई थी और जो मौके पे फोरेंसिक की टीम को जो कार्ट्रिजेज मिले हैं उन सब का भी इन्वेस्टिगेशन है वो करवाया जाए। तो मौके से जो असलहे मिले हैं उनका भी फोरेंसिक जांच कराई गई है और उस पर भी काम हो रहा है। बहुत कुछ खुलकर कई बार पुलिस नहीं बताती है, लेकिन तमाम जांच जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का कहना है कि सपा प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने जा रहा है और वो वहां पहुंच गए हैं, मुलाकात हो गई है। आइए आपको बताते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं माता प्रसाद पांडे। वहाँ दरअसल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो लोग मारे गए हैं उनको 5-5 लाख रुपया देने की घोषणा की थी, उसी का चेक लेकर के हम उन लोगों को देना। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक हमारे खास मेहमान पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के विक्रम सिंह जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है विक्रम सिंह जी। और हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े हुए हैं जो कि ऑन ग्राउंड रिपोर्ट हमें देंगे। विकास, विक्रम सिंह जी के पास जाने से पहले हम आपके पास आएंगे और आप हमें जानकारी दें क्या कुछ हो रहा है संभल में अभी, क्योंकि अभी तक तो ज्यादातर इस बात पर निगाहें थी कि खुदाई में क्या क्या कुछ मिल रहा है, क्या कुछ पूर्वातिहास जो है वो सामने हो रहा है, सामने आ रहा है, पुरातात्विक इतिहास क्या कुछ खुल रहा है। लेकिन अब एक नई सियासत शुरू हो गई है कि वहां पहुंचकर 5-5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं, तब जबकि जांच पूरी नहीं हुई है और कौन दोषी है, किसने इस घटना को कारित किया है, इसके बारे में भी जांच पूरी नहीं हुई है, लेकिन पैसे बांटे जा रहे हैं। जी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात निखिल कि दोषी चाहे जो कोई हो, लेकिन सीधे सीधे मुआवजा या सहायता राशि जो बांटी गई है आज, ये एक साफ संदेश दे रही है कि जो हमारा वोट बैंक है हम उसके साथ खड़े हों, चाहे उसने जो कुछ किया हो। 28 पुलिसकर्मी घायल होते हैं, उनकी कोई बात नहीं होती है। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से बयान आते हैं इस पूरे प्रकरण को लेकर, समाजवादी पार्टी के सांसद के घर बिजली चोरी पकड़ी जाती है, उस पर कोई बात नहीं कहते हैं। एक एक घर से 100-100 घरों को कनेक्शन दिए जाते हैं, इसमें समाजवादी पार्टी कुछ नहीं कहती। और वहां पर जो पाकिस्तानी और अमेरिकी कारतूस मिलते हैं उन पर कुछ नहीं कहा जाता है। ये वही इलाका था जहां पर एक समय था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, अब कार्रवाई शुरू हुई है। कार्रवाई शुरू होने के साथ जब पुलिस वहां पहुंचती है, प्रशासन वहां पहुंचता है, तो 46 साल पुराना एक मंदिर बंद पड़ा मिलता है। उसके बाद वो सारे तथ्य निकलकर सामने आते हैं कि उस खग्गू सराय के इलाके से कैसे पूरे इलाके से हिंदुओं का पलायन हो गया। उस पर समाजवादी
पार्टी कुछ नहीं बोलती है। समाजवादी पार्टी का स्पष्ट संदेश है, जो उसकी राजनीति की धारा है, जो लय है कि मुस्लिम तुष्टीकरण करना, वो समाजवादी पार्टी सीधे करती है। आज वहाँ इकबाल महमूद भी मौजूद थे, वहाँ के स्थानीय सांसद बर्क भी मौजूद थे, पूरा प्रतिनिधिमंडल वहाँ पर मौजूद था और वो पार्टी की लाइन के अनुसार ही उन्होंने आज किया। जो सहायता राशि बांटी है, अब रिपोर्ट अखिलेश यादव को क्या देंगे, उसके बाद अखिलेश यादव क्या बोलते हैं उस पर भी नजर रखनी होगी। लेकिन संभल में जो पूरा प्रकरण है वो एक तरफ है, समाजवादी पार्टी की राजनीति एक तरफ है। हाँ बिल्कुल, ये जो आपकी आखिरी बात है कि संभल में पूरा प्रकरण एक तरफ है और समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो एक तरफ है। डॉक्टर विक्रम सिंह, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से इसकी जांच चल रही है और तमाम, बल्कि जिसको कहना चाहिए बड़ा एक दुरूह मामला है इसमें, क्योंकि इस बात की बात कही जा रही है कि इसमें आईएसआई का हाथ हो सकता है। आपको याद होगा कि इसमें जो फोरेंसिक जांच हुई, जो कार्ट्रिजेस मिले वो पाकिस्तान के मिले और तमाम चीजें हैं, उसके पहले पहुंच करके किसी को क्लीन चिट देना। मैं चाहता हूं कि जांच के विषय में थोड़ा सा जो घटना हुई है उसके विषय में आप हमारे दर्शकों को अवेयर करें और बताएं कि किस तरह से ये घटना हुई है, कैसे रहा है। 24 नवंबर को जो घटनाक्रम हुआ, जिस तरीके से पथराव हुआ और जिस तरीके से पुलिस को अपने बचाव में और दूसरों की जान माल को सुरक्षित करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ा और जिसमें कुछ मौतें हुई, आज उसको जो दूसरे रूप में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता जाकर कह रहे हैं, वो राजनीतिक तुष्टीकरण का सबसे नग्न स्वरूप है। माता प्रसाद पांडे जी वरिष्ठ नेता हैं और उनके द्वारा यह कहना कि पुलिस अपने पास नाजायज हथियार रखती है, पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है, इससे ज्यादा एक तरफा बयान मुझे कम देखने को मिला है अपने कैरियर में। अब हम बात आते इस पूरे घटनाक्रम में, अभी एक जुडिशियल कमीशन बैठा है जो इसकी जांच कर रहा है और पुलिस में भी मेडल और अलंकरण तभी मिलते हैं जब पूरी जांच पूर्ण हो जाए और ये पूरी तरीके से प्रमाणित हो जाए कि किसी तरीके की कोई इसमें त्रुटि नहीं है विवेचना में। अभी आपने देखा नहीं कि जो मृतक हैं वो आक्रामक थे, वो आतताई थे या उनके ऊपर वास्तव में गोली चली थी। पुलिस की गोली से तो कोई मरा नहीं, ये तो पोस्टमार्टम में भी आ गया। किस आधार पर आपने इनको जो राहत राशि आप अपने माना कि आप अपने सोर्सेज से दे रहे हैं, अपने संसाधन से दे रहे हैं, ये औचित्यपूर्ण नहीं है। राजनीतिक तुष्टीकरण का ये एक सबसे भौड़ा स्वरूप है। अब हम बात आते हैं दूसरे, अगर आपको इतनी ही पीड़ा थी तो आरजी कार मेडिकल कॉलेज कोलकाता जा सकते थे, आप वहां नहीं गए क्योंकि आपकी राजनीतिक प्राथमिकताओं में वो नहीं आता था। इसके अलावा बहराइच आपने जरूरी नहीं समझा क्योंकि आपकी राजनीतिक ताने बाने में और समीकरण में वो ठीक नहीं बैठ रहा था। हाँ, यहाँ पर बड़ी बेकरारी के साथ रिले रेस लगी है, कौन पहले पहुंच जाए, और जो पहले पहुंच जाए तो दूसरे उसकी आलोचना करते हैं कि बिना हमको बताए आप सारे लड्डू अकेले जाकर के लूट रहे हैं। तो इस तरीके का जो स्वांग है, जनता जागरूक है, सब देख रही है कि आपका निहितार्थ क्या है और आपका प्रयोजन क्या। आपका उद्देश्य लोगों की मदद करना नहीं बल्कि ये स्पष्ट करना है, जैसे आपने चरमपंथियों के मुकदमे वापस लेकर के ये प्रमाणित करने की कोशिश की कि आपसे बड़ा इनका हमदर्द कोई नहीं है। आज फिर आपने वही पत्ता खेलने की कोशिश की है। जनता समझ चुकी है, जुडिशियल कमीशन की फाइंडिंग आई नहीं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कारतूस मिले, अमेरिकन सर्विस वेपन के खोखे कारतूस मिले, आईएसआई का पूरा कनेक्शन और अलकायदा का अफगानिस्तान सीरिया का कनेक्शन संभल से है, लेकिन उसके मद्देनजर आपका उच्च हाई पावर्ड प्रतिनिधिमंडल जाकर के वहां पर तथाकथित राहत राशि बांट रहा है। कम से कम पुलिस कर्मियों की तो सुध ले ली थी, लेकिन हाँ, आप लोगों के डिक्शनरी में पुलिसकर्मी तो कहीं आता ही नहीं, वो तो पिटने के लिए मरने के लिए ही नौकरी में आया है। ठीक है, पुलिसकर्मी आपका मोहताज भी नहीं है। एक बात और जहन में आती है डॉक्टर विक्रम सिंह की, ये अभी चूंकि जैसे बार बार ये बात पता है कि भाई जांच अभी तक पूरी नहीं हुई है और इनमें जिनमें आप समाजवादी पार्टी के लोग जाकर जिनको पैसा बांट रहे हैं उनमें से भी दोषी हो सकते हैं, कुछ लोगों का नाम आ सकता है, आरोपी हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या आरोपियों को प्रश्रय देना जैसा नहीं हुआ, जाकर वहां पैसा बांटना? बिल्कुल हुआ है, और कानून की परिधि में जिस बात पे आप इंगित कर रहे हैं कि आरोपी और अपराधी को मदद करना या पैसे धन आदि देना, उसको उपकृत करना, वो भी जुर्म की श्रेणी में आ सकता है अगर ये वाकई दोषी पाए जाते हैं। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पहले आपको प्रतीक्षा करना चाहिए था, जब जुडिशियल कमीशन की आख्या आ जाती, जब इनको वाकई समझा जाता कि ये पीड़ित पक्ष है, तब आपको राहत राशि। लेकिन वो बेकरारी जो थी अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए कदाचित उसमें विलंब हो जाता। अब इन्होंने एक कार्रवाई कर दी है, जुडिशियल कमीशन जो भी देगा तो उसको कह देंगे हम मानते नहीं इसको, तो उनके तमाम तर्क, इनका प्लान बी भी होगा, वो उसके बारे में चर्चा। राजनीतिक मित्रों को बड़ा प्रणाम करते हुए, बड़े सम्मान के साथ, लेकिन एक
औसत भारतीय नागरिक होने के नाते ये मैं पाखंड और दोहरे मापदंड इसको मैं घोर इसकी निंदा और भर्त्सना करता हूं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए डॉक्टर विक्रम सिंह और विकास, हमको तमाम अपडेट्स देने के लिए शुक्रिया, दोनों का शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, वापस लौटेंगे तो बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी, पटना में बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जो हंगामा हुआ, क्या है इसके पीछे के एजेंडा। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे पटना में बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया है और ये आंदोलन अभी भी जारी है। प्रशासन लगातार आंदोलन को खत्म करने की अपील कर रहा है। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में भारी अनियमितताओं के कारण इसे रद्द कर नई प्रक्रिया शुरू की जाए। बार बार प्रशासन के वार्निंग देने के बावजूद जब प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी नहीं माने तो पुलिस ने वाटर कैनन से पानी की बौछार की और फिर लाठीचार्ज किया। ये कल की घटना है। लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए। इसके विरोध में आज बिहार बंद का आह्वान किया गया। कल देर शाम बैरिकेडिंग तोड़कर सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे बिहार लोक सेवा आयोग अभ्यर्थियों पर पुलिस लाठीचार्ज किया गया। और इसके साथ में जन स्वराज के नेता जो प्रशांत किशोर हैं, उन पर भी आरोप है कि उन्होंने ही इसकी अगुवाई कर रहे थे। दर्जन भर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर भी इस आंदोलन में कूद पड़े और रविवार को प्रशांत किशोर गांधी मैदान पहुंच गए। उन्हें किसी आंदोलन की अनुमति प्रशासन ने नहीं दी थी। पुलिस ने उन्हें हटने को कहा लेकिन वो नहीं हटे। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों ने प्रशांत किशोर के विरोध में नारेबाजी भी की। छात्रों ने प्रशांत किशोर पर बीपीएससी अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को हाईजैक करने का आरोप लगाया। पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों का कहना है कि प्रशांत किशोर स्टूडेंट्स पर कई बार लाठीचार्ज करवा चुके हैं और कुल 21 प्रशांत किशोर समेत 21 नामजद और 700 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया है। और इस पूरे मुद्दे पर जन स्वराज पार्टी के जो प्रमुख है प्रशांत किशोर, उनका क्या कहना है ये सुन लेते हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और राजद नेता उप मुख्यमंत्री रहे तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, आइए उनको भी सुन लेते हैं। बिहार में सरकार है कि नहीं है, पहले इस पे चर्चा हो। ये जनता की भी सरकार है या लाठी डंडे वाली सरकार है या भ्रष्ट अधिकारियों की सरकार है? और अगर सरकार है तो ये सरकार चला कौन रहा है? और भाजपा नेता अजय आलोक का कहना है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग को सिखाने के लिए महाबेवकूफ लोग तेजस्वी यादव और पीके जैसे लोग पहुंच जाते हैं और छात्रों को बरगलाते हैं। ये छात्रों के भविष्य ही ना खेल रहे हैं अपनी सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता हासिल करने के लिए। अरे 4 तारीख को एग्जाम है, ये धरना प्रदर्शन करने की जगह वो छात्र अगर पढ़ते तो ज्यादा रिजल्ट आ जाता। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश जुड़े हुए हैं इस वक्त पटना से। मधुरेश, समझना चाहेंगे इसके पीछे की सियासत भी और ताज़ा अपडेट्स भी कि किस तरह से, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि जो छात्र थे वहां पर पटना यूनिवर्सिटी के, वो भी कह रहे थे कि प्रशांत किशोर उनका जो आंदोलन है उसको हाईजैक करना चाहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जो आंदोलन शुरू हुआ था वो छात्रों का आंदोलन था, लेकिन इसमें पहले तेजस्वी यादव कूदे, तेजस्वी यादव के बाद प्रशांत किशोर कूदे और लगातार इन नेताओं के कारण जो छात्र हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। छात्र जो है उनकी बातें दब गई और जो राजनीति है वो उभर करके सामने आने लगी। सरकार पर टीका टिप्पणी होने लगा और छात्रों की बात जो है वो दबने लगी।
इसीलिए जो छात्र हैं उन्होंने कल प्रशांत किशोर गो बैक का नारा भी लगाया था, जिसके बाद प्रशांत किशोर को गांधी मैदान से जाना पड़ा था। हालांकि इसके बाद जो पुलिस की कार्रवाई हुई वो भी एक घटनात्मक इसमें है, लेकिन जो छात्र हैं उनका कहना है कि प्रशांत किशोर अपनी रोटी सेक रहे हैं। तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर वो भाग गए छात्रों के बीच से तो तेजस्वी को आना चाहिए था। पप्पू यादव जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होकर के सांसद बने हैं वो भी इस पूरी घटनाक्रम में कहीं ना कहीं एक हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरी जो छात्रों की जो मांग है, जो छात्रों की समस्या है, उसका जो नेता है, विपक्ष के नेता है, उसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज सुबह से क्या क्या घटनाक्रम हुए। तो सुबह की जब शुरुआत हुई तो पप्पू यादव सबसे पहले राज्यपाल के पास पहुंचे और वो परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पहुंचे थे और उन्होंने राज्यपाल से कहा कि वो जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लें, जिसके बाद राज्यपाल ने उन्हें आश्वासन दिया और कहा कि वो बीपीएससी अध्यक्ष को बुला करके बात करेंगे। इसके बाद छात्रों का एक डेलीगेट जो था वो जो मुख्य सचिव है उनसे जाकर के मुलाकात की और मुख्य सचिव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो लीक हुआ है और नहीं हुआ है उसकी भी जांच होगी, उसके बाद उसे रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इस बीच राज्यपाल ने भी बीपीएससी अध्यक्ष को बुलाया और उनसे मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये अब पटरी पे आता हुआ दिख रहा है। हालांकि छात्रों का कहना है कि वो इस बीच में अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए मधुरेश। और अब बात करेंगे चलते चलते बांग्लादेश की कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी किस तरह से हावी है। बांग्लादेश में आतंकी संगठन हिब्स उल तहरीर ने यूनुस सरकार को एक खत भेजा है जिसमें अपील की गई है कि यूनुस सरकार भारत को शत्रु देश घोषित करे। दूसरी ओर बांग्लादेश के एक और कट्टरपंथी संगठन गण अधिकार परिषद ने बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की मांग की है। हिब्स उल तहरीर की मांग है कि भारत को शत्रु देश घोषित करे और उसके साथ ही सभी रिश्ते भारत के साथ खत्म कर दिए जाएं। उस भारत ने जिसको उनको आज़ादी दिलाई, जिस बांग्लादेश को बनाया। गण अधिकार परिषद की मांग है कि बांग्लादेश का नया नाम इस्लामिक अमीरात ऑफ बांग्लास्तान रखा जाए। आखिर भारत को शत्रु राष्ट्र घोषित करने की अपील क्यों की जा रही है? इसके पीछे की सियासत, इसके पीछे का एजेंडा क्या है? बांग्लादेश का नाम बदलने से क्या हासिल होगा? और सबसे बड़ा सवाल कि इन मांगों के पीछे क्या सिर्फ कट्टरपंथी संगठन है या फिर कोई और किरदार है? इन सब के बीच दिल्ली में फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यक अपनी व्यथा बताएंगे। हिंदू अल्पसंख्यक बांग्लादेश की ताज़ा सूरत हाल और अपनी स्थिति के बारे में जानकारी देंगे कि उनके खिलाफ किस तरह से जीनोसाइड किया गया या किस तरह से वो अत्याचार किया गया है और किस तरह से बांग्लादेश का जो प्रशासन रहा है उसने मौन साध रखा था। तो इस वक्त में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।